अगले 40 सालों की जरूरत के आधार पर विकसित होगी जोगेश्वर धाम। सीएम ने बैठक में दिए अधिकारियों को निर्देश। बद्रीनाथ धाम के पहले दिन अव्यवस्था का बोलबाला, भटकते रहे यात्री, साइन बोर्ड लगे न होने के दिखा परेशान। G20 के आगामी कार्यक्रम और विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए डेस्टिनेशन थीम से सजी एयरपोर्ट की दीवार, धरोहरों से रूबरू होंगे विदेशी मेहमान। उत्तराखंड के 23 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा सस्ता नमक और चीनी। आस्था के आगे मौसम की चुनौतियां नतमस्तक, बारिश और बर्फबारी के बीच भी उमड़ रही भीड़। अगले 2 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम, 5 जिलों में तेज बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ हारिस। देहरादून में से बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास को दी जाएगी श्रद्धांजलि। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन होगा। पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी देंगे भावभीनी श्रद्धांजलि। स्वर्गीय चंदन राम दास के चित्र पर पुष्प अर्पित करके दी जाएगी श्रद्धांजलि। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। स्वर्गीय चंदन राम दास जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज प्रदेश मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी देंगे भावभीनी श्रद्धांजलि। स्वर्गीय चंदन राम दास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके दी जाएगी श्रद्धांजलि। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, किस तरीके से अभी जो है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, इसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का जो दुखद निधन हुआ है, उसके बाद से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है और आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में महेंद्र भट्ट और इसके अलावा तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके जो चित्र है उस पर माल्यार्पण कर फूलमाला चढ़ा करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा पार्टी के मुख्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय चंदन रामदास के योगदान को और उनका राजनीतिक सफर और उनके साथ जुड़ी हुई तमाम जो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की जो यादें हैं, उन सभी यादों को भी इस श्रद्धांजलि सभा में साझा किया जाएगा। तो आज सुबह करीबन 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के तमाम जो विधायक है, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित रहेंगे। और आपको बता दूं कि बीजेपी के लिए तो खास तौर से उनका जाना बेहद ही नुकसानदायक है। इसके अलावा प्रदेश के लिए भी काफी नुकसानदायक है, क्योंकि चंदन रामदास जिस बागेश्वर विधानसभा से आते थे, वहां पर भाजपा की जीत की हैट्रिक मानी जाती थी चंद्र रामदास का होना। 2007 से लेकर के फिर 12, फिर 17 और फिर 22 है, इन चारों विधानसभा चुनाव में उन्होंने लगातार जीत हासिल करी है। इसके अलावा वो हर एक वर्ग के साथ जुड़े रहते थे, संगठन में उनकी काफी अच्छी मजबूती थी। तो एक बड़ी क्षति जो है उत्तराखंड राज्य के लिए कह सकते हैं। और आज सुबह 11 बजे भाजपा मुख्यालय में उनकी याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहाँ पर उनके योगदान और उनसे जुड़ी हुई जो तमाम यादें हैं उसका स्मरण किया जाएगा। जी, शोक सभा में और कौन से राष्ट्रीय स्तर के, क्या कोई बीजेपी के नेता शामिल होंगे या फिर विपक्ष की तरफ से कोई लोकल या कोई भी लीडर ऐसा है जो विपक्ष की तरफ से इसमें शामिल हो? इसमें भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, इसके अलावा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हैं, वही सब उपस्थित रहेंगे। विपक्ष के नेताओं की तरफ से दुख जरूर जाहिर किया गया है, उनकी तरफ से उन्हें अपने अपने कार्यालयों में श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन आज भाजपा का ये
भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे और इसमें पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और इसके अलावा संभवतः प्रदेश अध्यक्ष भी इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित रहेंगे। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही साथ उनका क्या कुछ जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें हम तमाम जानकारी हम तक बताने के लिए कि जो है बड़े बड़े जो है नेता हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो शोक सभा में शामिल होंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। उधर डोईवाला में टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी पर चोरों ने किया हादसा। घर के आगे खड़ी थी टेम्पो ट्रैवल गाड़ी। देर रात हुई चोरी की घटना, क्षेत्र से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जानवर चोरों के बाद गाड़ी चोर हुए सक्रिय। नागल ज्वालापुर के राजेश सिंह करते हैं टूर एंड ट्रैवल्स का काम। जानकारी मिलते ही घटना की जानकारी डोईवाला पुलिस को दी गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गाड़ी चोरी की घटना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डोईवाला से, जहां पर एक ट्रैवलर जो है वो चोरी हो गया है। नागल ज्वालापुर के राजेश सिंह करते हैं टूर एंड ट्रैवल्स का काम। जानकारी मिलते ही घटना की जानकारी डोईवाला पुलिस को दी गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है चोरी की घटना। टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। घर के आगे खड़ी थी टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी, जो रातों रात चुरा ली गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सीसीटीवी कैमरे जो एक फुटेज सामने आई है, जिसमें चोरी की जो वारदात है उसे कैद किया गया है। घर के आगे खड़ी थी टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी, जिसे चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। अगली बड़ी खबर मंगलोर से है, जहां पर दवाइयों की फैक्ट्री में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। ड्रग्स विभाग की छापेमारी में हुआ है खुलासा। कंपनी का चल रहा था प्रोडक्शन, कराया गया बंद। छापेमारी में फैक्ट्री में दवाइयां भी खुली पड़ी मिली। कंपनी का चल रहा था प्रोडक्शन, कराया गया बंद। छापेमारी में फैक्ट्री में दवाइयां भी खुली पड़ी मिली हैं। कई दवाइयों के रैपर भी खुले में पड़े मिले हैं। दूसरी कंपनी की दवाइयों पर अपनी कंपनी का लेबल लगाया गया था। दिल्ली में पुलिस ने करोल बाग जाम मंगलोर से हमारे संवाददाता सुशील कुमार जहां हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि दवाइयों, दूसरी कंपनी की दवाइयों पर अपनी कंपनियों का लेबल लगा करके ये जो भांडाफोड़ हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरह का ये खेल दवाइयों को लेकर चल रहा है, इससे लगातार जो है जिला हरिद्वार पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी कई मेडिकल स्टोर जो है जेल भेजे हैं उनको इसी को लेकर, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि किस कंपनी से कौन सी दवाई आ रही है और किस रेफर में आ रही है और उसकी क्या क्वांटिटी है और किस बिहाफ पे जो है देनी चाहिए। उसी को लेकर जो है ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने संज्ञान लिया और लगातार जो है निरीक्षण के निकले थे। तो उसको लेकर लगा कि जिस तरह से ये कंपनियां दवाई बना रही हैं, कोई लेबल नहीं है, किसी तरह का कोई एक साफ सफाई जो एक मानक होते हैं उसको किसी भी तरह से पूरी नहीं करी है। तो उन्होंने साफ तौर पे जितने भी प्रोडक्शन थे कंपनी को पूरी तरह रोक लगा दी है और रोक लगाने के बाद चेतावनी दी है, जब तक पूरी तरह जो भी मानक होते हैं उनके अनुसार अगर दवाइयों को नहीं दिया जाएगा तो इस पर एक बड़ी कार्रवाई भी होगी। जी सुशील जी, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि दूसरे दवाइयों के जो लेबल है उनको लगा करके जो प्रोडक्शन किया जा रहा था, और कौन कौन सी कंपनियां इसमें शामिल थी जिसके जो लेबल थे जो लगाए गए थे?
देखिए कंपनियों के अभी तो जिस कंपनी का निरीक्षण अभी तक रिमेटिव फैक्ट्री है, इसका ही निरीक्षण हुआ है। लगातार इसका आगे भी निरीक्षण होगा। अभी इनका पहला निरीक्षण किसी कंपनी को लेकर था, तो अभी तो कार्रवाई जारी है और लगातार इस पर कार्रवाई रहेगी। अभी हालांकि देर रात शाम जिनकी उनको शिकायत मिल रही, उनका एक फैक्ट्री में उन्होंने निरीक्षण किया है और जो अनियमितताएं पाई गई थी उस पर उन्होंने चेतावनी भी दी है और कहीं ना कहीं एक कार्रवाई भी हुई है। और लगातार अनीता भारती से जो बात हुई ड्रग्स सेक्टर है क्षेत्रीय के, इसके बाद लगातार क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई होती रहेंगी और तमाम जिनकी भी शिकायतें या जिनका भी कोई अनियमितताएं फैक्ट्रियों की पाई जाती हैं, दवाई फैक्ट्रियों की, उन पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो है एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के ऑर्डर किए गए हैं जो पूरे स्टेट में हो रहे हैं। सेंटर की टीम और स्टेट की टीम द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो कंपनी है इसके द्वारा अभी जितने भी जीएमपी के नियम हैं और जिसके तहत जो है दवाइयों का निर्माण किया जाता है वो कोई फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और दूसरी कंपनी की दवाइयों को डिफॉइल करके उन्हें पुनः अपना लेबल दे करके बेचा जा रहा है। तो फिलहाल इसे अभी स्टॉप प्रोडक्शन कर बंद कराया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण में जुड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के अभिनव प्रयास मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ने का कार्य किया गया है। नमस्कार। जैसा कि हम सबको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 30 अप्रैल को मन की बात की 100वीं कड़ी के माध्यम से देशवासियों को संबोधित कर अपने विचारों को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम के 99 अंक विभिन्न आयामों को समेटते हुए हमारे लिए शिक्षा, जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ राष्ट्र के समग्र विकास सहित कई संदेशों से ओतप्रोत रहे हैं। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीनी स्तर पर मानव सेवा में जुटे अनेकों विभूतियों के विशिष्ट कार्यों को सराहा और उन्हें नई पहचान भी दी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप आगामी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तम विचारों को सुनें और लोगों को भी कार्यक्रम में सुनने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 9 भाषाओं में स्वास्थ्य सलाह जारी की है। विभाग ने हिंदी और इंग्लिश के अलावा 7 और भाषाएं जिसमें बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया भाषा में भी एसओपी जारी की है, जिसमें अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी भाषा में स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइन मिल सके। साथ ही इनको इससे गाइडलाइन पूरी तरह से भी समझ आ जाएगा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने सभी यात्रियों से एसओपी का पालन करने की अपील की है। देखिए, चारधाम यात्रा पूरे देश में जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, यात्रीगण हैं, पूरे देश से आते हैं और कभी कभार ये देखने को मिला है कि जो भी हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, हेल्थ रिलेटेड एसओपीज जारी करते हैं, कभी कभार इंफॉर्मेशन का अभाव रहता है क्योंकि वो उनके लोकल लैंग्वेज में नहीं रहता। तो इसी के मद्देनजर इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये पहल की है कि अभी फिलहाल हम लोग 7 लैंग्वेजेस में एसओपीज हम लोग जारी कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि हिंदी और इंग्लिश में हम लोगों ने ऑलरेडी एसओपीज जारी कर दिए। वहीं दून पुलिस ने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टे का भांडाफोड़ किया है। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब दबिश दी उस समय तीनों आरोपी मोबाइल पर मैच देखते हुए सट्टा लगा रहे थे। मौके से पुलिस ने दर्जनों एटीएम कार्ड, नकदी रजिस्टर सहित अन्य सामग्री बरामद की है।
आरोपी आईपीएल के इस सीजन में अब तक 2 करोड़ की सट्टेबाजी कर चुके हैं। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि पुलिस को सरस्वती विहार डी ब्लॉक स्थित एक घर में सट्टेबाजी की सूचना मिली थी। इस पर सीओ डालनवाला अभिनव चौधरी के नेतृत्व में थाना नेहरू कॉलोनी और एसओजी की संयुक्त टीम ने दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में सरस्वती विहार में एक घर में जो है ये इन्फॉर्मेशन हमारी टीम को मिली थी कि वहाँ पर जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी खिलवाई जा रही है। इस संबंध में जो है जो टीम गठित की गई सीओ ऑप्स के नेतृत्व में एसओजी और थाना नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा जो है वहाँ पर रेड की गई। तो वहाँ पर से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जाता था और इनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक लाइव स्ट्रीमिंग की लाइन लेने के पश्चात और इस तरीके से लोगों से ऑनलाइन पैसा लगवाया जाता था सट्टे पे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम यात्रा शुरू हुए अभी महज 5 ही दिन हुए हैं, लेकिन अभी तक 8 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक केदारनाथ धाम में अभी तक 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इसके बाद 22 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अभी तक 3 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि गंगोत्री धाम में अभी तक 1 श्रद्धालु को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जानकारी के अनुसार ज्यादातर मौतें हृदय संबंधी समस्याओं को कारण हो रही है। वहीं आपको दिखाते हैं इसके बारे में एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन कर लिए हैं। वहीं यात्रा शुरू होने के साथ ही सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ भी खड़ा हो गया है। दरअसल चारधाम यात्रा के शुरू होते ही श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक 4 श्रद्धालुओं की मौत चारधाम यात्रा के दौरान हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन पहाड़ों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही एवलांच की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने पहाड़ों की यात्रा करने वाले यात्रियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जो उत्तराखंड के आंतरिक जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों तक जो है वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। तो जो बर्फबारी की वजह से जो है खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकें। तो अगर कोई यात्री हैं या माउंटेनियर्स हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है सतर्कता बरतनी चाहिए कि एवलांच प्रोन एरियाज में ना जाएँ। और ये एक्टिविटी जो है आगे जो है 4-5 दिन तक पहाड़ों में खास करके चलने वाली है। एक तरफ जहां मौसम विभाग ने एवलांच और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की है। सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। वहीं राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले भी सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी राज्य में कोरोना के 134 मरीज मिले हैं। लगातार बढ़ रहे मामले सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा के शुरू होते ही श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब तक 4 श्रद्धालुओं की मौत चारधाम यात्रा के दौरान हो चुकी है, जिस पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेराबंदी शुरू कर दी है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। सरकार ने 4 धामों की पूरी व्यवस्था की है। विपक्ष सिर्फ यात्रा के खिलाफ माहौल बनाने में लगा हुआ है रही है और सरकार को भी चेता रही है कि चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं वो पर्याप्त नहीं है और उसकी कलई भी खुल गई। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, आप देखिए कि यमुनोत्री में 3 दिन में 3 मौतें हो चुके हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण या कार्डियोलॉजिस्ट की वहां पर उपलब्धता नहीं। और पूरे यात्रा रूट पर सरकार जो स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के दावे कर रही है, उसकी पोल तब खुल जाती है कि पूरे अगर यात्रा रूट पर आप सर्वे कीजिए, वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। और ऋषिकेश में जो आउटलेट काउंटर है सरकार का, वहां पर 4-4, 5-5 घंटे तक यात्रियों को पीने का पानी तक मैसर नहीं हो चुका है। तो ये यात्रा शुरू से ही व्यवस्थाओं की शिकार हो चुकी है। उत्तराखंड के राज्य के लोगों की आर्थिकी पर निर्भर है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगा रही है, उससे वो यात्रा के खिलाफ है। यात्रा पे सारी तैयारियों की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी
मार्गों पर अपने जो छोटे हॉस्पिटल हैं, जो पीएचसी हैं, पीसी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब में वेंटिलेटर से लेकर आईसीयू से लेकर ब्लड बैंक की ब्लड की व्यवस्था से लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्था से लेकर वैक्सीन, सब तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। और स्वचालित वाहन चल रहे हैं, एम्बुलेंस चल रही हैं। जो पैदल मार्ग हैं, उन पैदल मार्गों पर भी जो वॉलंटियर के रूप में स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं। जो चारधाम यात्रा का जो अभी सीजन चला है, इसमें तो मतलब इतनी सारी असुविधाएं हैं कि जनता जाने से पहले तो कुछ सोचती है। हम लोग तो इसी प्रदेश से हैं, लेकिन हम भी अपने बुजुर्गों को ले जाने में असमर्थ हैं। इसलिए है कि कोई भी सुविधाएं नहीं है। हमारे वरिष्ठ लोग उसमें जाते हैं, लेकिन सुविधाएं इसलिए, और स्वास्थ्य की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ हाइट में है तो बुजुर्गों के लिए बहुत ही दिक्कत है। हमारी सरकारों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। इनको कोई भी मतलब नहीं है चारधाम में कितनी मौतें हो जाए। अभी वो पंखे से कटकर उनका इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? वहाँ पे ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं थी? वहाँ पे ऐसी मतलब सुविधाएं क्यों नहीं थी? ऐसी घटना कैसे हो गई? ये तो सरकार पे सीधा हमारा सीधा आरोप है कि हमेशा ये घटनाएं होती रही है, लेकिन सरकार को सुध कभी भी नहीं इसकी। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा के शुरू होते ही सरकार के सामने कई चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। एक तरफ यात्रियों की बढ़ती संख्या तो दूसरी तरफ कोरोना और श्रद्धालुओं की बढ़ती मौत के आंकड़े ने सरकार की चिंता को बढ़ा रखा है। ऐसे में आगे सरकार कैसे चारधाम यात्रा को संचालित करेगी, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।